हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंडलेस लर्निंग। आज मैं फिर एक और लेक्चर आपके लिए लाई हूँ दैट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर हाउ वी हैव टू डेवलप और हाउ वी हैव टू स्टैंडर्डाइज टूल। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पिछले आई थिंक 2 लेक्चर्स जो हम लोगों ने किए हैं उसमें हमने टूल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था। टूल क्या होता है, जो हम टूल्स रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टूल्स क्या हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह के टूल्स होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, एक होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। तो हमने ये भी देखा था कि स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जो है उनमें डिफरेंस क्या है। हमने टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। हमने देखा था वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए टूल्स में। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि जो टूल बनाने का क्या मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नॉट टूल, इट्स की स्टैंडर्डाइज्ड टूल बनाने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल। ठीक, इसमें कई स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो अगर आप देखोगे जो पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़े थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि हम खाली किस किस को स्टैंडर्डाइज टूल बना सकते हैं। एक तो टेस्ट को, एक तो हम स्केल को बना सकते हैं और हम इन्वेंट्री को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होते हैं, इंटरव्यू स्केड्यूल होते हैं, तो इनको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास जो क्वेश्चनियर होता है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता है। अगर आपको कोई भी मतलब टेस्ट बनाना होगा, कोई भी स्केल बनानी होगी, कोई भी इन्वेंट्री बनानी होगी, तो उनको आपको मतलब स्टैंडर्डाइज करना है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, सपोज़ हमारे पास बहुत तरह के टेस्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह के स्केल्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह की इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, बट आप लोगों को पता है कि हमारा जो सोशल सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी जो है दैट चेंजेस। ठीक है, तो इस चेंजिंग सोसाइटी के लिए हमें नए नए तरीके के टूल्स डेवलप करने होते हैं जो प्रेजेंट सोसाइटी के लिए हमें रिलेवेंट टूल्स होंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज होती है, या तो हमें बने बनाए टूल्स जो होंगे या तो हमें उनको रीस्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उन टूल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन, अगर हम मतलब किसी टूल को आप मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफिकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। आप नंबर ऑफ़ आइटम्स में मॉडिफाई कर सकते हो, हम आगे देखेंगे। आप उसकी लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हो। कोई हिंदी में होता है टूल तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करते हो, या आप उर्दू लैंग्वेज में करते हो। ठीक है, तो आप लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हो। अब है कि जो रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि मैं जो एग्जिस्टिंग टूल्स जो है इनमें से मेरी रिसर्च में कोई भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो उसने क्या डिसाइड किया है कि मैं जी नया टूल डेवलप करूँगा, मैं जी स्टैंडर्डाइज करूँगा टूल को। ठीक है, तो जो रिसर्चर अब ये डिसाइड करता है दैट ही हैज़ टू स्टैंडर्डाइज अ टूल, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है टूल डेवलप करने का या टूल स्टैंडर्डाइजेशन का, वो उसको फॉलो करने हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वन हैज़ टू यूज़ फॉर डेवलपिंग और स्टैंडर्डाइज द टूल। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है दैट इज़ गिविंग द ऑपरेशनल डेफिनेशन। आपको पहले ही क्या करना है, आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन टूल की देनी है। ठीक है, यू हैव टू डिफाइन द टूल, यू हैव टू डिफाइन दैट वेरिएबल जिसका आप टूल बना रहे हो।
ठीक, उसको आपको डिफ़ाइन करना है उस वेरिएबल को कि आप क्या चाहते हो, आपसे क्या, आप उस वेरिएबल में मतलब आपका क्या मानना है कि इंटेलिजेंस, सपोज आप करना है, इंटेलिजेंस से आपका क्या मानना है, पर्सनैलिटी से आपका क्या मानना है, ठीक है, इंटरेस्ट से आपका क्या मानना है। सेकंड स्टेप जो हम टूल कंस्ट्रक्शन में लेते हैं, दैट्स द आइटम राइटिंग। जब आपने डिफ़ाइन किया है अपने वेरिएबल को, तो उसी के रिगार्डिंग आप कुछ आइटम्स लिख रहे हो, कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, जिसको हम आइटम राइटिंग कहते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे, अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेप है। तो थर्ड स्टेप जो आप ले रहे हो टू स्टैंडर्डाइजेशन में, दैट इज़ द इनिशियल ट्राई आउट। जब आपने आइटम्स बनाए, उसके बाद आप एक ट्राई आउट देते हो वेदर जो मैंने आइटम्स बनाए हैं क्या ये वही काम कर रहे हैं जो मैं चाहता हूँ या नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ मतलब लास्ट स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स द फाइनल ट्राई आउट, ठीक है। इनिशियल ट्राई आउट को पास करते हुए फिर हम उसको फाइनल ट्राई आउट देते हैं, यानी कि फाइनल शेप देते हैं, उसके बाद वो बाहर जाता है बाज़ार में, ठीक। फाइनल ट्राई आउट में हम उसकी वैलिडिटी इस्टाब्लिश करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी इस्टाब्लिश करते हैं, उसमें नॉर्म्स क्या फॉलो करने हैं वो करते हैं, ठीक है। सो हम एक एक करके इन सब स्टेप्स को देखेंगे। चलो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कितने स्टेप्स को कवर कर पाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट we have to give the definition, ठीक है, we have to define the tool, we have to give the operational definition to the tool। जो भी वेरिएबल मतलब आप किसको एसेस कर रहे, आप मतलब जो रिसर्च आप करना चाहते हो वो किस पे करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल पे, ठीक है। वेरिएबल मीन्स वन दैट वैरीज, ठीक है। तो हम टूल डेवलप कर रहे हैं किसी वेरिएबल को मेजर करने के लिए, किसी वेरिएबल को एसेस करने के लिए, ठीक है। सो जो वेरिएबल हम लेते हैं उसको हम उस वो जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल हम कहीं तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब देयर आर सेवरल डेफिनेशंस, जो हम वेरिएबल लेंगे उसकी कहीं डेफिनेशंस होगी। लेट मी सपोज कि मैं एक टूल बनाना चाहती हूँ ड्राइविंग परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब मैं क्या ले रही हूँ, ड्राइविंग परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, मैं एक तरह से उसको डिफ़ाइन करूँगी, दूसरा रिसर्चर दूसरे तरीके से करेगा, तीसरा तीसरे तरीके से, एक तरीके से, कोई और दूसरे तरीके से करेगा, कोई और अपने तरीके से करेगा। यानी कि हमारे पास ड्राइविंग परफॉर्मेंस के सेवरल डेफिनेशंस मिलेंगे। सो ये एक रिसर्चर तक हैं, he has to define, he has to give a statement what he is मतलब वो क्या चाहता है कि ये वेरिएबल जो है जिसके लिए वो टूल बनाना चाहता है इसको वो कैसे डिफ़ाइन कर रहा है, what this variable is about, ठीक है। सो द डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को मैं मतलब उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को जो एक रिसर्चर दे रहा है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। समझ आया। सो अगर आप लोगे कि ऑपरेशनल डेफिनेशन से क्या मतलब है, इट मीन्स कि वेरिएबल जो हैं जो वैरी होता है, इट्स टू बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट अ रिसर्चर इज़ एबल टू ऑब्जर्व, or we can say he is able to measure that variable in terms of the characteristics what that variable may be having, ठीक है। यानी कि जो हम डिफ़ाइन करेंगे, जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे ड्राइविंग परफॉर्मेंस का, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जो हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्टली अपनी वेरिएबल को डिस्क्राइब करना है एंड हाउ इट इज़ टू बी असेस्ड, हाउ इट इज़ टू बी मेजर्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप इसको, जिस पे आप इसको स्टडी करना है। समझ आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ली है कि ड्राइविंग परफॉर्मेंस की, एज अ रिसर्चर मैं इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि किस हद तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस हद तक ड्राइविंग टेस्ट को पास करते हैं,
पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो किस हद तक ड्राइविंग टेस्ट को पास करते हैं, उसी को मैं कहती हूँ ड्राइविंग परफॉर्मेंस। मैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस अपनी रिसर्च में ये नहीं ले रही हूँ कि कैसे एक ड्राइवर जो है हाउ ही ड्राइव्स, ठीक है, बट मैं ये ले रही हूँ कि जो ड्राइविंग टेस्ट है वहाँ पे वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो मैं ले रही हूँ, ठीक है, समझ आया। सो जो भी आप ऑपरेशनल डेफिनेशन ले रहे हो, दैट डेफिनेशन शुड बी क्लियर, that should be concise, and that should be detailed definition of the measurement or an assessment, how you have to measure that and how you have to assess that. Why we need the operational definition, हमें क्यों ये operational definition चाहिए? operational definition हमें इसीलिए चाहिए, it's fundamental because we collect the data from, हम ये कहेंगे कि all हम क्वान्टिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं, हम क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं। जो हम कलेक्ट डेटा करते हैं उस चीज़ के लिए, उसके लिए हमें अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है। जब भी हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इट्स एसेंशियल कि हर एक पार्टिसिपेंट उसको पता होना चाहिए कि मतलब जिस पे उसको एसेस किया जा रहा है वो क्या है, ठीक है। अगर मैं ये लूँगी कि ड्राइविंग परफॉर्मेंस में ऐसे डिफ़ाइन करूँगी कि इट्स हाउ वेल पर्सन ड्राइव्स अ कार, तो उसको मुझे उसी तरीके से, यानी कि उसको उसी तरीके से परसीव करेंगे लोग। अगर मैंने अब ऐसे लिया हाउ वेल द पर्सन डज इन अ ड्राइविंग टेस्ट, तो वो मुझे ड्राइविंग टेस्ट वालों को ही एसेस करना है, right? So this is the first step which the researcher has to follow. तो ये हम कहेंगे कि a researcher has to give the operational definition of the variable जिसके लिए वो टूल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे the second step is the item writing. item writing क्या है? ये जानने से पहले आइटम जो है इट्स अ टेक्निकल टर्म जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ अ टेस्ट, इन केस ऑफ अ स्केल और इन केस ऑफ एन इन्वेंट्री, यानी कि जिन टूल्स को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। कभी कभी लोग इस आइटम को एज अ क्वेश्चन भी लेते हैं, मतलब हम एक स्टेटमेंट जो होता है उसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, आइटम नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप टेस्ट लोगे, टेस्ट में आप उसको क्वेश्चन कह सकते हो, स्केल में आप उसको स्टेटमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो इन्वेंट्री में हम उसको कह सकते हैं एक लिस्ट होता है, ठीक है। सो मतलब जो आइटम है इट्स अ प्रेफर्ड वर्ड देन अ क्वेश्चन, क्योंकि आइटम हम तीनों में यूज़ कर सकते हैं। आइटम जो है ये एक इंडिपेंडेंट मतलब हम ये कहेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है इसमें टूल में, ठीक है। सो द क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ एन मतलब सब्जेक्ट जिसको आप वो आइटम दे रहे हो करने के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम। मतलब आपने आइटम मतलब किस लैंग्वेज में, किस स्ट्रक्चर में लिखा है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो वो उस आइटम को कैसे आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो जब भी आप आइटम लिखने बैठोगे, जब भी आप चाहे क्वेश्चन हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे लिस्ट ऑफ आइटम्स हो, जब भी आप लिखने बैठोगे यू हैव टू कीप सम थिंग्स इन माइंड, लाइक आपको जो ग्रामर होगा दैट शुड बी मतलब गुड, आपको कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आइटम में, ठीक है। जो आइटम आप लिख रहे हो दैट शुड बी क्लियर, ठीक, दैट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, वो उसके लिए मतलब वो हर एक को अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो भी आप पेज यूज़ कर रहे हो या जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, वो लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो आपके टारगेट पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन का बैकग्राउंड क्या है, वो किस भाषा को समझ सकते हैं, आपको उसी भाषा में उनको टूल बनाना है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को ज़्यादा फ्रेजेस समझ नहीं आते हैं, या हम इडियम्स नहीं यूज़ कर सकते हैं आइटम्स में। हमारी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए दैट शुड बी ईजी एंड दैट शुड बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उस पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक, जो वो पॉपुलेशन समझ सकते होंगे, ठीक है। तो आपको मतलब हम ये कहेंगे कि आपको अवॉइड करने हैं जो लाइक हमारी बुक्स की लैंग्वेज होती है। आपको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपको इक्वल रखने हैं इस आइटम राइटिंग के दौरान, कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और कितने नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। You should don't use the difficult language. There should be some instructions how the response has to be given by the individual, वो clear instructions होने चाहिए। और आपको हमेशा जब आइटम नंबर दोगे तो वहाँ पे कोई भी डबल नंबरिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि हम नंबरिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो आइटम्स हैं वो डबल 2 टाइम्स नहीं आनी चाहिए हमारे रिसर्च में, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि मतलब ये सब इस सब के बावजूद आपको एक हम ये कहेंगे एक कॉलम बनाना है, दैट्स आइटम इंस्ट्रक्शन कॉलम। मतलब आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, आपके रिस्पोंडेंट्स जो है, उनको वो कैसे उस क्वेश्चन या उस आइटम को वो कैसे रिएक्ट करें, ठीक है। मतलब कितने टाइम में करें, आपका प्रोसीजर स्कोरिंग प्रोसीजर क्या है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए एक सब्जेक्ट को। उसी बेसिस पे जो आपका रिस्पॉन्स होगा, ही कैन गिव द जेन्युइन रिस्पॉन्स जो फिर आपकी रिसर्च में वैलिड होगा, ठीक है। सो आफ्टर राइटिंग द आइटम along with the instructions of the item, third step is the try out. Initial try out हम ट्राई आउट जो है वो 2 स्टेजेस में करते हैं। एक तो इनिशियल ट्राई आउट होता है, दूसरा फाइनल ट्राई आउट होता है। तो इनिशियल ट्राई आउट जो है इसका मेन मकसद क्या रहता है, इसका मेन मकसद है दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि जो हम लैंग्वेज यूज़ किए हैं आइटम्स में, आइटम लिखने में, क्या वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन के लिए ठीक है कि नहीं है, क्या वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन अंडरस्टैंड कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आइटम्स जो हमने लिखे हैं वो आइटम्स हमारा मकसद पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ड्राइविंग परफॉर्मेंस के लिए कोई आइटम लिखा है, तो वो आइटम जो है वो इस मकसद में कामयाब हो रहा है कि वो ड्राइविंग परफॉर्मेंस को एसेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आइटम एनालिसिस हो रही है। अगर आप देखोगे इन केस ऑफ द टेस्ट, आपके पास जो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, दोज आर आप ये बोल सकते हो दोज आर करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो टेस्ट्स में हमारी जो आइटम एनालिसिस जो हम करते हैं वो कैसे हम करते हैं, वो 2 तरीके से हम करते हैं। किस किस के बेसिस पे, एक होता है जिसको हम कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। एक तो हम उन आइटम्स की डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं, दूसरा टेस्ट के दौरान, ठीक है। जो टेस्ट आइटम है, जो हमने क्वेश्चन बनाया है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है, किस हद तक वो डिफ़िकल्ट है या किस हद तक वो आसान है। तो दूसरा जो है दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स, ठीक है। हाउ मच दैट कैन डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स, ठीक। डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड कि इसको हम वैलिडिटी इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है।
how much the test item is valid to assess that particular variable under study। ठीक है, ये हुआ स्केल के बारे में, टेस्ट के बारे में। अब इन केस ऑफ स्केल हम क्या करते हैं, अगर हमें स्केल होती हैं या हमारे पास इन्वेंट्री होती हैं, तो इन दोनों में हम डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम वैलिडिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कैटेगराइज नहीं करते हैं इन दो में कि हमारी जो रिस्पॉन्सेज है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इनको हम कैटेगराइज नहीं करते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखोगे कि जो ये इनिशियल ट्राई आउट है, इनिशियल ट्राई आउट आपको 3 हम कहेंगे कि लेवल्स पे होती है। एक ट्राई आउट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट ट्राई आउट। ठीक है, तो दूसरा ट्राई आउट जो है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल ट्राई आउट, इंडिविजुअल लेवल पे जो होता है। तीसरा ट्राई आउट जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप ट्राई आउट, जो हम ग्रुप में से ट्राई आउट करते हैं। अब हम एक एक तरह देखेंगे कि किस ट्राई आउट से क्या मान्य है। अगर हम देखेंगे जो हमें एक्सपर्ट और इंडिविजुअल ट्राई आउट में जो हमें डेटा कलेक्ट होता है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है या मदद मिलती है, दैट वी कम टू नो कि जो हमारी लैंग्वेज है वो कितनी सूटेबल है। ठीक है, हमने सूटेबल लैंग्वेज यूज़ की है कि नहीं की है। ठीक है, सो ये जो एक्सपर्ट ट्राई आउट है, इसका जो डेटा है वो हमें इसमें भी हेल्प करता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है या जो हमारा आइटम है, जो हमने आइटम बनाया है, ये किस हद तक एसेस कर रहा है जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन इसमें क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द एक्सपर्ट ट्राई आउट। ठीक है, तो एक्सपर्ट ट्राई आउट अगर आप देखोगे, इट्स नॉर्मली कि हम 10-15 एक्सपर्ट्स को अपने आइटम्स देते हैं, जो हमने आइटम्स लिखे हैं। चलो मैं मानती हूँ कि 10 आइटम्स हमने लिखे हैं किसी के ड्राइविंग टेस्ट पे, ड्राइविंग परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए। तो ये 10 आइटम्स हम 10 या 15 एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं ताकि वो इसके बारे में अपने व्यूज़ दें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक्सपर्ट्स का लिस्ट नहीं होता है कि ये जी आपके फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, बट हमें एक्सपर्ट्स हम ये कह सकते हैं एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिन्होंने कोई टूल बनाया होता है, या एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिनको रिसर्च मेथडोलॉजी पे होल्ड हो। ठीक है, तो आप उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर द एक्सपर्ट ट्राई आउट। आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे कंसेंट ले सकते हो दैट वी हैव टू फ्रेम अ टूल एंड वी वांट यू टू बी द एक्सपर्ट ऑफ आवर टूल। ठीक है, जब आपने एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई किया, उनसे कंसेंट भी ली कि हाँ जी क्या आप हमारे टूल को एसेस कर सकते हो, देन आफ्टर यू हैव टू सेंड देम द टूल जो आपने बनाया है, जो आइटम्स आपने बनाए हैं वो आपको भेजने हैं। खाली टूल ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपने उसको ऑपरेशनली कैसे डिफ़ाइन किया है वो भी आपको भेजना है। आपको आपके उसमें डायमेंशंस क्या है वो भी आपको भेजने हैं, या हम ये कहेंगे कि किस डायमेंशन में कौन सा सीरियल नंबर फॉल हो रहा है वो भी आपको देने हैं। ठीक है, ताकि जो एक्सपर्ट हो वो आपके टूल को केयरफुली एग्जामिन करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम, यू हैव टू सेंड हिम द रिटन रिक्वेस्ट कि आप हमारे टूल को एसेस कीजिए। आजकल तो आप मेल भेज सकते हो, you can mail the tool to the experts which you have find worldwide। ठीक, आप तो अपनी कंट्री में या अपने लोकल एरिया में तो एक्सपर्ट्स, आज तो आप वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन सेंड देम द mail via mail the tool, your operational definition of the variable on which you have made the tool, the dimension
डायमेंशंस इफ़ देयर आर इन टूल, एंड डायमेंशंस, उस डायमेंशन में कौन कौन सा आइटम नंबर फॉल हो रहा है वो आप उनको दे सकते हो। एंड यू कैन मेक देम द रिक्वेस्ट टू, मतलब आप आपके टूल को वो एसेस करे, आपके टूल को वो देखे कि ये ठीक है नहीं है, इसकी लैंग्वेज ठीक है, या ये जो आइटम आप लोगों ने बनाया है क्या वो उस चीज़ को एसेस कर रहे हैं जिसको आपने ऑपरेशनली डिफ़ाइन किया है। हाँ, अब इतना होता है कि अगर हम किसी एक्सपोर्ट को बेच रहे हैं तो दे आर मच बिज़ी कि वो आपके मेल्स को रिस्पॉन्ड करे या वो आपके टूल को एसेस करे, तो आप उनको फॉलो अप मेल्स भेज सकते हो, ताकि आपका जो तब तक आप फॉलो अप मेल्स भेज सकते हो जब तक कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर रीच ना हो एक्सपर्ट व्यू का, ठीक है। तो उस एक्सपर्ट व्यू के बेसिस पे, जब आपको एक्सपर्ट व्यू मिला उसके बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, हम हर एक आइटम, फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम नंबर 1 या आइटम नंबर 6 को आपके एक्सपर्ट ने बोला है, आपके 10 में से 8 एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, ठीक है। तो यू हैव टू रिविजिट दैट आइटम एंड यू हैव टू मॉडिफाई दैट आइटम अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन सजेस्टेड बाय द दीज एक्सपर्ट्स, ठीक है। कभी कभी आपके एक्सपर्ट्स आपको बोलते हैं किसी आइटम को ड्रॉप कर लो, कभी कभी आपके एक्सपर्ट्स आपको सजेस्ट करते हैं कुछ आइटम्स उनको ऐड करना है। सो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ इस स्टेप पे आपको आपके टूल को कंटेंट वैलिडिटी निकलती है, ठीक है। यानी कि आपका टूल जो है, आपके आइटम्स जो है वो कितने वैलिड है उस कंस्ट्रक्ट को परखने में, एसेस करने में, समझ आया। सो इन दिस स्टेप यू कैन एस्टैब्लिश द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द टूल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिशियल ट्राई आउट में जो दूसरा ट्राई आउट होता है, दूसरी लेवल का ट्राई आउट जो होता है, दैट इज़ द इंडिविजुअल ट्राई आउट। इंडिविजुअल ट्राई आउट में हम क्या कहते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने ड्राइविंग टेस्ट पे, ड्राइविंग परफॉर्मेंस पे 10 आइटम्स की स्केल बनाई थी, उनमें से हमें 8 आइटम्स ही रिटेन हुए एक्सपर्ट ट्राई आउट में। तो वही हम फिर इंडिविजुअली हम अपने सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उन पे हम वो 8 आइटम्स अप्लाई करते हैं। वो इंडिविजुअल ट्राई आउट का मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि हमें देखना है कि जो आइटम्स हमने बनाए हैं, जो आइटम्स एक्सपर्ट ट्राई आउट में निकले हैं, क्या वो आइटम सूटेबल है कि वो हमारे वेरिएबल को एसेस कर सके, ठीक है। समझ आया। चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू मतलब मेजरमेंट हो, ठीक। ओके, सो यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनको अंडरस्टैंड होते हैं जो हमने लिखा है कि नहीं, ठीक है। जो आइटम्स हमने लिखे हैं क्या उनको ये अंडरस्टैंड होता है कि नहीं। जो रिसर्चर होता है इंडिविजुअल ट्राई आउट में, वो उस पॉपुलेशन के पास जाता है जिसके लिए उसने ये आइटम्स बनाए हैं, उसमें से वो मतलब हम ये कहेंगे कि 20-25 लोगों का सैंपल लेता है और उनको वो ये आइटम्स 8 देते हैं एंड देन दे गिव देम द रिस्पॉन्सेज। बट अब आप बोलोगे कि खाली 20-25 ही क्यों लेने हैं। यहाँ पे हम आप जो सैम्पल लोगे इट विल बी द पर्पज़ सैम्पल, या आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकते हो, आप रैंडमली भी ले सकते हो, आप पर्पसफुली भी ले सकते हो उन इंडिविजुअल्स को जिन पे आप ट्राई आउट करना चाहते हो। बट यहाँ पे हम 20-25 इसलिए ही लेते हैं क्योंकि हमें हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल टाइम देना है, यानी कि आप 1 एट अ टाइम आप एक ही इंडिविजुअल को ट्राई आउट कर सकते हो। आपको पूरा टाइम उसी एक इंडिविजुअल को देना है ताकि आपको पता चले
कि उस इंडिविजुअल को वेदर ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड और वेदर ही इज़ एबल टू आंसर दीज आइटम्स और नॉट। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको आइटम्स पे रिस्पॉन्सेस देना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बिफोर बिगिनिंग, या हम ये कहेंगे कि बिफोर टेकिंग द डेटा और बिफोर गोइंग टू द इंडिविजुअल यू हैव टू बिल्ड अ रैपो टू विद द इंडिविजुअल फर्स्ट। ठीक है, आप उसको समझा रहे हो कि भाई ये मेरा इनिशियल ट्राई आउट है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये होता है, इसीलिए हम इसमें 20-25 ही लेते हैं बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम ना देना होता है और हमें हर एक इंडिविजुअल को देखना होता है कि हम फिर ना रिसर्चर जो होता है वो एक अलग शीट पे फिर वो लेता है कि किस कहीं पे इंस्ट्रक्शंस में तो खामी नहीं है, कहीं पे किसी आइटम में तो खामी नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम वो पेन डाउन कर रहा है, इवन कि किस इंडिविजुअल को कितना टाइम लग रहा है वो आइटम सॉल्व करने में, उस आइटम को रिस्पॉन्ड करने में। तो उसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि ज़्यादा और कम टाइम के बेसिस पे हम मीन टाइम फिर निकालते हैं कि इस क्वेश्चन या इस टूल को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम एक रिस्पोंडेंट को देना है। ठीक है, सो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपके 20-25 रेस्पॉन्सेस नहीं आएंगे। ठीक, तो उसके बाद अगर आप देखोगे इस इंडिविजुअल ट्राई आउट के बेसिस पे जो आप इसमें भी आपको कुछ आइटम्स ड्रॉप होंगे, कुछ आइटम्स को चेंज करना पड़ेगा। तो जब जो आइटम्स आपको रहे हैं या जिनको आपने मॉडिफाई किया है एज़ पर द डेटा जो आप लोगों ने कलेक्ट किया है इंडिविजुअल ट्राई आउट में, तो वो आइटम्स अब कहाँ पे जा रहे हैं, वो अब जा रहे हैं ग्रुप ट्राई आउट के लिए। समझ आया? सो जो आप लोगों ने मतलब जो क्लियर कर चुके हैं इंडिविजुअल ट्राई आउट वाला लेवल, वो आइटम्स अब कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप ट्राई आउट के लिए। सपोज हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ड्राइविंग परफॉर्मेंस पे। एक्सपर्ट ट्राई आउट में हमें कितने आइटम्स रिटेन हुए, पहले हमें 10 थे, फिर रिटेन हुए 8। उसके बाद सपोज इंडिविजुअल ट्राई आउट में हमने एक को मॉडिफाई किया और एक को ड्रॉप किया, यानी कि हमारे पास अब 7 आइटम्स हैं किसके लिए, ग्रुप ट्राई आउट के लिए। ठीक है, तो ग्रुप ट्राई आउट जो है इसका मेन मकसद, हम क्यों ग्रुप ट्राई आउट कर रहे हैं, इट्स मेनली फॉर द पर्पस ऑफ द आइटम एनालिसिस। ठीक है, तो आइटम एनालिसिस किसके लिए हम करते हैं, इट्स डन फॉर द टेस्ट, जो मैंने पिछले वाले इस स्लाइड में बोला था, इट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटली इंडेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा ये मैंने टेस्ट को कहा था, तो स्केल्स को मैंने क्या कहा था, या इन्वेंट्रीज को मैंने क्या कहा था, जल्दी से आप कमेंट्स में लिखना। इसमें हम क्या डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स करते हैं या हम डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं या बोथ। ठीक है, या आप हमें कमेंट्स में बोलिएगा। तो आइटम एनालिसिस जो है इसमें हम मतलब जो भी चीज़ें टूल में होती हैं वो डिपेंड किस पे होती है, वो एक आइटम पे डिपेंड होती है। मतलब आपको अगर हम ये कहेंगे कि गुड क्वालिटी वाला टूल जो डेवलप होता है वो डिपेंड होता है कि आपके टूल में जो आइटम्स हैं वो कितने अच्छे हैं, एंड वो हम ये कह सकते हैं कि वो कितने रिलायबल हैं। ठीक है, आइटम एनालिसिस क्यों हम करते हैं, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस हम हम ये बोलेंगे कि इसलिए कर सकते हैं कि हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जो हमारा न्यू टूल है या जो हमारी न्यू स्केल है
जो हमारा न्यू टेस्ट है या जो हमने न्यू इन्वेंट्री बनाई है उसको वो किस हद तक उन सर्कमस्टेंसेस में उसको मेजर कर सकता है। ठीक है, ये हमें इसलिए भी करते हैं कि वी हैव टू गिव द वैलिडिटी ऑफ अ टूल, वी हैव टू गिव द रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल। ठीक है, हमें रिलायबिलिटी मतलब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी किस पे डिपेंड है, वो आइटम एनालिसिस पे डिपेंड है, हाउ वेल द आइटम एनालिसिस हैज़ बीन डन। यानी कि हाई वैलिडिटी और हाई रिलायबिलिटी जो हम टूल को पे बनाते हैं, लेटर ऑन हमें हाईली वैलिड हाईली रिलायबल टूल्स मिलते हैं, वो किस पे डिपेंड है, व्हेन यू हैव डन द थॉरो आइटम एनालिसिस। आप टूल को इस स्टेज पे आप टूल को हम ये कहेंगे कि इम्प्रूव कर सकते हो। अभी आपने वैलिडिटी नहीं निकाली होती है, रिलायबिलिटी नहीं निकाली होती, नॉर्म्स नहीं बनाए होते हैं, तो इस स्टेज पे आप अपने जो आपका जो टूल है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप रिविजन करते हो आइटम एनालिसिस में, आप रिवाइज करते हो आइटम्स को। ठीक, इट्स बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द आइटम एनालिसिस, या हम ये कहेंगे इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ आइटम एनालिसिस कि हम टूल्स को शॉर्ट बनाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले मैंने 10 आइटम्स लिए थे, फिर मैं कहाँ ग्रुप ट्राई आउट में 7 ही आइटम्स पे आ गई। इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स बिकॉज ऑफ आइटम एनालिसिस। समझ आया? जब हमने इनिशियल ट्राई आउट किया, जो इनिशियल ट्राई आउट में अब मुझे 7 आइटम्स मिले, वो अब मुझे ग्रुप ट्राई आउट में करना है। ग्रुप ट्राई आउट में हम क्या करते हैं, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उस टारगेट पॉपुलेशन से मैं सिलेक्ट करती हूँ सैम्पल को वाया एनी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। जो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होगी, चाहे रैंडम सैम्पलिंग होगी, स्ट्रैटिफाइड जो आप लोगों ने पढ़े हैं, तो मैं सैम्पल एक लेती हूँ, उसी सैम्पल पे मैं ग्रुप ट्राई आउट करती हूँ उन जो स्केल या जो आइटम्स मैंने इंडिविजुअल ट्राई आउट में बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ग्रुप ट्राई आउट में हम देखते हैं कि जो मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं, जब आप रिस्पॉन्सेज वापस लेते हो उन पे आप ऊपर मेंशन करते हो कि इसने कितना टाइम दिया इस क्वेश्चन इस टेस्ट को सॉल्व करने में या इस स्केल को रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, तो फिर हम उसी के बेसिस पे उस स्केल या उस इन्वेंट्री का टाइम देते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड टाइम क्या हो है रेस्पोंडेंट्स के लिए जिसमें वो सॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलरली टेस्ट को। ठीक है, और स्केल और इन्वेंट्रीज में उतना नहीं होता है। हाँ, बट जो हमारे कवर टेस्ट्स होते हैं उनमें हम टाइम लिमिट नहीं रखते हैं। जो हमारे स्पीड टेस्ट्स होते हैं उनमें हमें टाइम लिमिट होता ही होता है। ठीक है, तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आइटम एनालिसिस पे, स्केल में कैसे होता है, इन्वेंट्री में कैसे होता है, वो टेस्ट्स के लिए कैसे होता है। फ़िलहाल के लिए हम लास्ट वाले स्टेप पे चलेंगे जो है फाइनल ट्राई आउट। जो हमारे ग्रुप ट्राई आउट से निकले हुए आइटम्स हैं वो अब हम फाइनल ट्राई आउट में ट्राई करते हैं, यानी कि दिस फाइनल ट्राई आउट इट्स द लास्ट स्टेप ऑफ द स्केल डेवलपमेंट, जहाँ पे आप वैलिडिटी इस्टेब्लिश करते हो, आप रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते हो, आप नॉर्म्स बनाते हो स्केल के लिए, टेस्ट के लिए और इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है फाइनल ट्राई आउट का, सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड वी कैन फ्रेम द नॉर्म्स फॉर द टूल। ठीक है, अगर आपने अब मतलब फाइनल ट्राई आउट में हम मतलब आपके पास जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन जो आपने टेस्ट में टूल में लिखी हुई है, तो आप एक फाइनल शेप देते हो अपने टूल का, एंड दैट फाइनल शेप लॉन्ग विद मतलब हम ये कहेंगे कि फाइनल फॉर्मेट आप देते हो अपने टूल को, और उसी फाइनल फॉर्मेट को फिर आप ट्राई करते हो अपनी टारगेट पॉपुलेशन पे।
ठीक है। तो आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन होगी उस पे आप जब आप ट्राई आउट करते हो फाइनल टूल को, तो उसको हम फाइनल ट्राई आउट कहते हैं कि फाइनली अब जो टूल है वो कितना सूटेबल है आपकी टारगेट पॉपुलेशन पे। आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन से एक सैम्पल लेते हो और उसी सैम्पल को आप ये टूल देते हो ताकि आप ये वाले स्टेप्स कर सकते हो, ठीक है। और एक बात आप याद रखना कि कोई भी टूल जो आप डेवलप करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंडिया में डेवलप किया है, दैट विल नॉट बी सूटेबल फॉर होल इंडिया। वो पर्टिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जेके के लिए कोई जेके स्टूडेंट्स के लिए पे टूल कोई मतलब बनाया, तो वो जेके के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इसी तरीके से आपने यूपी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया तो वो यूपी पे ही एप्लीकेबल है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल है कि वो एप्लीकेबल हो इंडिया पे है या किसी भी फॉरेन कंट्री में। इसीलिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से, इवन विद इन द कंट्री डिफरेंट प्लेसेस से आपको अलग अलग एक ही वेरिएबल पे अलग अलग टूल्स मिलेंगे, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ द टूल्स मतलब हम ये कहेंगे कि इट्स नॉर्मल कि हम एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए डेवलप करें या लार्ज पॉपुलेशन के लिए डेवलप करें, तो हमें उसी स्मॉल पॉपुलेशन से सैम्पल साइज़ लेना है या लार्ज पॉपुलेशन से लेना है, बट वो सैम्पल जो होना चाहिए दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ही टूल बनाते हैं, बिकॉज वी सी कि हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि हाँ ये कितना कॉस्टली रहेगा, या मतलब हमारा मकसद क्या है, व्हाट्स आवर पर्पस टू फ्रेम द टूल, ठीक। तो वो चीज़ें हम ध्यान में रख के फिर फाइनल ट्राई आउट देते हैं। हाँ, अब इतना याद रखना कि इनिशियल ट्राई आउट में आपने क्या किया, आपने या तो आपने रैंडम सैम्पलिंग की या फिर पर्पजू सैम्पलिंग की, बट फाइनल ट्राई आउट में आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी ही करनी है, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट द, हम ये कहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फॉर योर पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद जब आपने सैम्पल चूज़ किया, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम either it may be the institution और ऑर्गेनाइजेशंस की, भाई ये मेरा सैम्पल है तो मैं वहाँ से डेटा इन पे मैं ये टूल अप्लाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वहाँ से आपको डेटा मिलेगा। उस डेटा के बेसिस पे फिर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम रिलायबिलिटी टूल की निकालते हैं, या हम वैलिडिटी निकालते हैं, या हम नॉर्म्स बनाते हैं। तो आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे मेथड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी रिलायबिलिटी, और आपको हमारी चैनल पे ये भी मिलेगा कि व्हाट आर द मेथड्स या हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द वैलिडिटी, और ये भी मिलेगा कि टूल के नॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इनको अलग अलग से, बट तब तक के लिए आप वो प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिएगा कि उनमें से आपको कितना अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने आज जो किया है, तो वो हमने steps or the procedure that one has to follow to develop a tool, standardized tool, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेप है, लेट मी रिकैप, मतलब जल्दी से हम रिकैप करेंगे। आपके पास 4 स्टेप्स हैं। पहला वाला स्टेप कौन सा है, दैट यू हैव टू गिव द ऑपरेशनल डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको अपने जिस
वेरिएबल के पे आपको टूल बनाना है, उसको आपको डिफाइन करना है इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वहाँ पे हम उसके लिए फिर आइटम्स लिखते हैं, आइटम राइटिंग, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप जो हम फॉलो करते हैं दैट इज़ द ट्राई आउट। ट्राई आउट में हम दो करते हैं, फर्स्ट इज़ द इनिशियल ट्राई आउट, ठीक है, एंड द सेकंड इज़ द फाइनल ट्राई आउट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इनिशियल ट्राई आउट में आपको 3 लेवल्स मिलती हैं। इट्स द रिकैप ऑफ द लेक्चर। 3 लेवल्स कौन कौन सी हैं? एक्सपर्ट ट्राई आउट, है ना, तो उसके बाद है इंडिविजुअल ट्राई आउट, ठीक है, उसके बाद है ग्रुप ट्राई आउट, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर जो फाइनल ट्राई आउट है वो किस लिए हम करते हैं? फॉर एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।